हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 3.3 को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं प्रश्नावली 3.3 को। इसमें आपको विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 को हल किया था, जिसमें रैखिक समीकरणों को हमने हल किया था प्रतिस्थापन विधि से। यानी कि हमने क्या किया था, किसी एक समीकरण में से x का मान या फिर y का मान निकाला था और समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया था, यानी कि रख दिया था। या फिर हमने क्या किया था, समीकरण 2 से x का मान निकाला था या फिर y का मान निकाला था और समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया था। उसके बाद हमारे पास x और y का मान आ जाता था। ठीक है, अब हमें यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 में विलोपन विधि से इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना है, यानी कि x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। हो सकता है इसमें भी वही तीन कंडीशंस आ जाए, यानी कि x का मान अलग से आ जाए और y का मान अलग से आ जाए। या फिर हो सकता है कि कैलकुलेशन करते टाइम हमारे पास कोई संख्या बराबर आ जाए, यानी कि 10 बराबर 10 आ जाए, 5 बराबर 5 आ जाए या फिर 7 बराबर 7 आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पर होता है कि जो रेखाएं होती है वो हमारी समपाती रेखाएं होती है, यानी कि वहाँ से हमें अनेकों हल मिलते हैं, यानी कि अनंत हल मिलते हैं। x के भी अनंत हल होते हैं और y के भी अनंत हल होते हैं। अगर हमारे पास तीसरी कंडीशन आ जाती है, यानी कि कोई संख्या बराबर नहीं आती, जैसे कि 9 और 0 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, तो वहाँ पर हो जाता है 9 डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि 10 और 50 बराबर नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है 10 डज नॉट इक्वल टू 50। यानी कि वहाँ से हमें ये कंडीशन मिलती है कि जो रेखाएं होती है वो समांतर रेखाएं होती है, यानी कि वहाँ से ना तो हमें x का मान मिलता है और ना ही y का मान मिलता है। अगर आप प्रतिस्थापन विधि को सीखना चाहते हैं तो मैं उसका वीडियो आई टैब में दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि को सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम विलोपन विधि को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दो समीकरणें दे रखी होगी, तो उनको हम समीकरणों के रूप में लिख लेते हैं, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 कर लेते हैं। वैसे तो ये दोनों समीकरण ही है, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों समीकरण हैं। और यहाँ पर दो चर राशि है, तो इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। ठीक है, तो ये मान लेते हैं समीकरण 1 हो जाएगा और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, ये हो जाएगा समीकरण 1 और दूसरा समीकरण हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर में 4, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। इसमें आपको क्या करना है, यानी कि विलोपन विधि में क्या तो आपको इन दोनों में से x को हटा देना है। x कैसे हटेगा, जब हम x को एक जैसा कर देंगे, दोनों समीकरणों में अगर हम x को एक जैसा कर दे और उसको जोड़ दे या फिर घटा दे तो वो वहाँ से हट जाएगा, यानी कि विलुप्त हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं विलोपन विधि। यानी कि हमें यहाँ से क्या तो x को विलुप्त करना है या फिर y को विलुप्त करना है, तो इसी को हम विलोपन विधि कहते हैं। तो देखते हैं इसमें हम x को विलुप्त करने में आसानी होती है या फिर y को विलुप्त करने में आसानी होती है। कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पर 2x होता पहले से, ठीक है, 2x पहले ही लिखा हुआ होता तो 2x यहाँ पर भी हो जाता, तो हम इनको डायरेक्ट दोनों समीकरणों को घटा देते, या तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते या फिर 2 में से 1 को घटा देते, तो घट करके यहाँ पर 0x बच जाता, यानी कि x जो है विलुप्त हो जाता, तो यहाँ पर y बच जाता। अगर यहाँ पर 3y पहले से होता, ठीक है, 3y पहले से होता और यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती थी, तो ये दोनों के दोनों y एक जैसे हो जाते, तो ये प्लस का होता और ये माइनस का होता, तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते और जोड़ने के बाद ये भी यहाँ से 0y हो जाता, यानी कि y विलुप्त हो जाता, तो हमारा x बचता।
यानी कि हमें इन दोनों समीकरणों में से क्या तो x को विलुप्त करना है या फिर y को विलुप्त करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ना तो x एक जैसा है और ना ही y एक जैसा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में, ठीक है, किसी संख्या से गुणा करनी पड़ेगी। अगर हम x को एक जैसा करना चाहते हैं तो यहाँ पर समीकरण 1 में हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर y को एक जैसा करना चाहते हैं तो हमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, x को एक जैसा कर लेता हूँ, यानी कि समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है, तो गुणा कर देते हैं 3 से, नहीं यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तभी तो x हमारा एक जैसा होगा, तो 2 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2x + 2y। इस पूरी समीकरण को 2 से ही गुणा करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो सभी संख्याओं के साथ में गुणा होती हुई जाएगी ना, यानी कि बराबर के इस तरफ भी और बराबर के दूसरी तरफ भी सभी जगह 2 से गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2x + 2y, 2x + 2y और बराबर में 2 पंजे 10 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 का यूज हो चुका है, अब आपको इसका कुछ भी नहीं करना। अब समीकरण 2 और 3 की बारी है, यहाँ से आपको x को हटा देना है। ठीक है, कैसे हटेगा, क्या तो समीकरण 2 में से 3 को घटा दो या फिर समीकरण 3 में से 2 को घटा दो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर समीकरण 2 में से 3 को घटा देता हूँ। समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये मतलब है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा दोनों के दोनों समीकरण एक ही हैं, यानी कि एक जैसी है। ठीक है, अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन करें तो फिर से वापस से हमारा समीकरण एक ही आ जाएगा। तो ये समीकरण छोड़ दो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास 2 समीकरण बचे, इनको हम मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे तो यहाँ से x जो है विलुप्त हो जाएगा और y बचेगा। ठीक है, यानी कि y का कोई ना कोई मान आ जाएगा। तो घटा देते हैं, ऊपर समीकरण 2 को लिखते हैं, नीचे समीकरण 3 को लिख देंगे। ये 2x - 3y = 4 और घटाना है हमें समीकरण 3 को, यानी कि 2x + 2y = 10। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि x के नीचे x को रखना है और y के नीचे y को और संख्या के नीचे संख्या को रखना है, तभी हम घटा पाएंगे। तो इसको घटाएंगे, यानी कि समीकरण 3 को घटा रहे हैं तो समीकरण 3 के चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का 2x हो गया, माइनस का 2x और प्लस का 2x। तो एक जैसी संख्या है और विपरीत चिन्ह है, तो मतलब एक जैसी संख्या है, एक जैसी संख्या में से एक जैसी संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास 0 बचेगा, यानी कि ये कट जाएगा, ये 0x बचेगा। और 0x 0 ही होता है, क्योंकि 0 की गुणा किसी भी संख्या से या अचर राशि से करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाता है। तो ये माइनस का 3y है और ये भी माइनस का है। ठीक है, ये प्लस का नहीं है क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो ये माइनस का है, -2y। तो माइनस और माइनस का चिन्ह मिल करके प्लस का चिन्ह हो जाता है, यानी कि इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। यहाँ पर y है यानी कि एक जैसा है और जो घात है वो भी एक जैसी है, तो हम इनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया और जो इनकी संख्या है यानी कि गुणांक है वो जुड़ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और जो गुणा में लिखा हुआ है यानी कि चर राशि है उसको भी साथ में गुणा में लगा देना है, तो 5y हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संख्या ज़्यादा है, माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, अब प्लस और माइनस माइनस होता है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि बराबर से दूसरी तरफ हमें यहाँ पर लिखना है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, -6। अब माइनस का चिन्ह दोनों तरफ लिखा हुआ है, यानी कि दोनों तरफ है, तो ये कट जाएगा। या फिर आप ऐसा करो कि -5 को दूसरी तरफ लेकर चले जाओ। ठीक है, क्या तो आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हो या फिर इसको दूसरी तरफ लेकर चले जाओ, तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में लिखा हुआ है, तो इस तरफ बचेगा y।
ठीक है। यहाँ पर y बचेगा, ये है -6 और बटे में आ जाएगा -5। अब माइनस से माइनस को काट सकते हैं तो y का मान कितना आया 5/6। y का मान आ गया 6/5। अब हमें y का मान समीकरण 2 में रखना है या फिर 3 में रखना है, क्योंकि समीकरण 1 तो हमारा समीकरण 3 ही है, या फिर आप ये कहो कि हमें y का मान क्या तो समीकरण 1 में रखना है या फिर समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि इन दोनों में से हमें किसी एक समीकरण को लेना होगा, क्योंकि दोनों समीकरणें एक ही लिखी हुई है, बस हमने समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया। ठीक है। आप चाहो तो समीकरण 1 में रख लो या फिर समीकरण 2 में रख लो, जहाँ पर आपको आसानी लगती है वहाँ पर y का मान रखना है और x का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमें आसानी लग रही है, क्योंकि हम यहाँ पर y का मान डायरेक्ट रख देंगे और y को दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे, यहाँ से x का मान डायरेक्ट मिल जाएगा और यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कम पड़ेगी, तो यहाँ पर y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, y के स्थान पर आ जाएगा 6/5 बराबर में 5 लिखा हुआ है, ये जुका तो रहेगा। अब हमें 6/5 को दूसरी तरफ लेकर जाना है, क्योंकि इस तरफ हमें केवल और केवल x ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है, जो कि y का मान आ चुका है, यहाँ से x का मान निकालना है। तो जो संख्या है उसको दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा उस तरफ, क्योंकि इस तरफ प्लस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6/5। अब हमें 5 के बटे में 1 मान लेना है और लैसा ले लेना है जो संख्याएं नीचे लिखी हुई है उनका। तो यहाँ पर x झुका तो रहेगा, 1 और 5 का लैसा आता है 5। अब हमें इस 1 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि ये वाला 5 ना आ जाए, तो हमारे पास 5 आएगा। 5 की गुणा ऊपर कर देंगे, जो भी संख्या ऊपर लिखी रहेगी उसी के साथ में करनी है, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का आएगा। अब हमें इस वाले 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि ये वाला 5 ना आ जाए। तो हमारे पास 1 आया, 1 की गुणा हमें ऊपर की तरफ करनी है, जो भी संख्या लिखी हुई है उसी के साथ में करनी है। ठीक है, 1 और 6 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। x बराबर, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 25 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 19। ठीक है, और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो प्लस के 19 बटे में आ जाएगा 5। तो x का मान हमारा आया है 19/5 और y का मान आया 6/5। इसके अलावा 2 और कंडीशंस आ सकती थी हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ से y का मान निकाला है, हो सकता था कि यहाँ पर y का मान ना आता, यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाता 10 बराबर 10, या फिर 5 बराबर 5 आ जाता, या फिर 7 बराबर 7 आ जाता। अगर इस तरह की यहाँ पर कोई कंडीशन आ जाती, यहाँ पर जैसे हमने y का मान निकाला है यहाँ पर, यानी कि समीकरणों को हल करने के बाद, ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ से y को विलुप्त करते तो x का मान निकालते यहाँ से, ठीक है, वहाँ पर भी कुछ न कुछ इस तरह का ही आता। तो अगर ये वाली कंडीशन आ जाती यहाँ पर दोनों समीकरणों को हल करते टाइम, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो लाइनें हमारे पास आती है वो समपाती लाइनें होती हैं। ठीक है, और उनसे हमें पता चलता है कि यहाँ से हमें x का अनंत मान मिला है और y का भी अनंत मान मिला है। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई इस तरह की कंडीशन आ जाती कि दो संख्याएं बराबर नहीं है, जैसे 5 10 के बराबर नहीं होती, या फिर 7 0 के बराबर नहीं होती, ठीक है, या फिर 25 और 7 बराबर नहीं होते हैं, अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लाइनें, मतलब दो लाइनें, एक लाइन इस समीकरण से मिलेगी और एक लाइन इस समीकरण से मिलेगी। ठीक है, जो हमारा रैखिक समीकरण होता है उससे हमेशा हमें एक लाइन ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर दो लाइनें प्राप्त होंगी और दोनों लाइनें किस तरह की होगी, वो समांतर लाइनें होंगी, यानी कि यहाँ से
अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती यहाँ पर समीकरणों को हल करते टाइम, तो यहाँ से समांतर लाइनें प्राप्त होती और इससे हमें पता चलता है कि यहाँ से हमें ना तो x का मान मिला है और ना ही y का मान मिला है। 3 कंडीशन हो सकती है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन हो सकती है। चलिए अब हम प्रश्न 1 को शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर विलोपन विधि से हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है जो मैंने अभी अभी आपको समझाई है, ठीक है। उसको यूज करके यहाँ पर इन दोनों समीकरणों का मान निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, या फिर इसके अलावा भी 2 कंडीशंस आ सकती हैं, एक समांतर रेखाओं के और एक समपाती रेखाओं की। उसके बाद हमें प्रतिस्थापन विधि से भी इन दोनों समीकरणों को हल करना है, यानी कि जो प्रश्नावली 3.2 में मैंने सिखाया है प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना, उससे यानी कि उसी विधि से इन समीकरणों को भी हमें हल करना है और x और y का मान निकालना है, या फिर इसके अलावा 2 कंडीशंस आ सकती हैं। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कि इन दोनों विधियों में से, यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधियों में से आपको कौन सी विधि आसान लगी है, उसको भी यहाँ पर बताना है। तो चलिए दोनों विधियों से इस प्रश्न को कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 4 को लिया है, इसी तरह से सभी प्रश्न किए जाएंगे जिस तरह से ये एक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण दे रखा है, इसको हमें मानक रूप में लेकर आना है, यानी कि जो इसका असली रूप होता है, यानी कि ax + by + c = 0, ये इसका रूप होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। तो उसी में हमें इसको लेकर के आना है और वहाँ से हमें x और y का मान निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, x/2 + 2y/3 और बराबर में लिखा हुआ है -1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 3 का लसाअ ले लेंगे, यानी कि जो संख्याएं नीचे लिखी हुई है, तो लसाअ आएगा 6। अब हमें इस वाले 2 का पाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि ये वाला 6 ना आ जाए। 2 × 6, तो हमारे पास 3 आया। 3 की गुणा ऊपर कर देनी है, जो भी संख्या या चर राशि कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है उसके साथ में गुणा करनी है। तो 3 की गुणा x के साथ करेंगे तो 3x आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे। अब हमें 3 का पाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि ये वाला 6 ना आ जाए। तो 3 दूनी 6, हमारे पास आया 2। 2 की गुणा अब ऊपर कर देनी है, जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके साथ में करनी है। तो 2 की गुणा 2y के साथ में करेंगे तो 4y हो जाएगा। ये दोनों आपस में गुणा में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये वो आ जाएगा 4y बराबर में -1, ये जो कतु रहेगा। अब आप चाहो तो यहाँ पर इसके बटे में 1 मान लो और वज्र गुणा कर दो, या फिर इस 6 को दूसरी तरफ लेकर चले जाओ तो ये गुणा में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ भाग में है। दोनों कंडीशंस अगर हम लगाते हैं, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उन दोनों से हमारा आंसर एक ही आने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इस 6 को दूसरी तरफ लेकर चला जाऊँगा तो ये गुणा में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 3x + 4y बराबर, ये हो जाएगा -1 × 6। ये जो कतु रहेगा 3x + 4y बराबर, ये हो जाएगा -6। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसी तरह से हमें इस समीकरण को भी थोड़ा सा हल करना है, यानी कि कैलकुलेशन करना है और इसको भी इसी फॉर्म में लेकर आ जाना है। क्या लिखा हुआ है, x - y/3, x - y/3 और बराबर में 3 लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस x के बटे में 1 को मान लेना है और लसाअ को ले लेना है, तो 3 लसाअ आ जाएगा। अब हमें 1 का पाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि ये वाला 3 ना आ जाए। तो हमारे पास 3 आया, 3 की गुणा ऊपर कर देनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आ जाएगा। अब इस वाले 3 का पाड़ा हमें तब तक पढ़ना है जब तक कि ये वाला 3 ना आ जाए। 3 × 3, तो हमारे पास 1 आया, 1 की गुणा ऊपर कर देनी है तो 1y आएगा। तो 1 × y
क्या तो इसको ऐसे लिख दो या फिर एक y लिख दो या फिर y लिख दो, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर y लिख देता हूँ, इसका मतलब भी एक y है और बराबर में 3 चलता रहेगा। अब हमें यहाँ पर बटे में 1 मान लेना है और वज्र गुणा कर देनी है, या फिर 3 को इस तरफ लेकर आ जाओ, दोनों एक ही बात है। तो मैं इस 3 को इस तरफ लेकर आ जाऊँगा, तो ये आ जाएगा गुणा के अंदर, यानी कि इन दोनों की गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस वाई बराबर, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम इन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालेंगे, वो भी कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, यानी कि जो हमने अभी अभी यहाँ पर सीखी है उसी विधि का यहाँ पर यूज करना है। उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें हम, क्या तो समीकरण 1 से और 2 से x को विलुप्त कर देंगे, या फिर समीकरण 1 से और 2 से y को विलुप्त कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए x यहाँ पर और यहाँ पर दोनों समीकरणों में एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों समीकरणों को अगर घटा दें तो यहाँ से x जो है विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, या फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहा हूँ। समीकरण 1 में से घटा देंगे समीकरण 2 को। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y और बराबर में है -6। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर में है प्लस का 9। अब देखिए x के नीचे x को लिखना है, y के नीचे y को और संख्या के नीचे संख्या को लिखना है। आप चाहो तो इस संख्या को इस तरफ भी लाकर लिख सकते थे और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि जिस समीकरण को हम घटा रहे होते हैं उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 3x है और माइनस का 3x है, तो एक संख्या विपरीत चिन्हों के साथ में है, सेम संख्या विपरीत चिन्हों के साथ में है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 0 बचा, यानी कि 3x में से 3x को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का 4y है और यहाँ पर प्लस का y है, ये माइनस का नहीं रहा, यहाँ पर प्लस का हो गया। 4y प्लस का है और 1y प्लस का है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है, तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, क्योंकि जो चर राशि है वो भी सेम है और जो इनकी घात है वो भी सेम है, यानी कि संख्या सेम है। तो 4 और 1 हो जाएगा 5, 5y और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का ही चिन्ह आ जाएगा, प्लस का 5y बराबर माइनस और माइनस होता है प्लस, यानी कि दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी। 6 और 9 हो जाएगा 15 और यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है, ठीक है, माइनस का 9, ये ज़्यादा लिखा हुआ है तो माइनस का ही चिन्ह आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 15, माइनस का 15। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो हम 5 को दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे तो ये भाग में जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में लिखा हुआ है और यहाँ पर y बचेगा, y बराबर -15 बटे में आ जाएगा 5। 15 को हम 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो यहाँ से y का मान आ गया -3। अब हमें क्या करना है, y का मान क्या तो समीकरण 1 में रखना है या फिर समीकरण 2 में रखना है और यहाँ से हमें x का मान निकाल लेना है। ठीक है, इनमें से कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी समीकरण दिखाई दे रही हो जहां से हमें x का मान निकालना आसान पड़े, यानी कि उस समीकरण में कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़े। देखिए अगर यहाँ पर हम y का मान रखेंगे तो यहाँ पर गुणा भी करनी पड़ेगी, फिर 3 को दूसरी तरफ भी लेकर जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ से भी निकल जाएगा। और यहाँ पर
कोई मतलब y के स्थान पर -3 को रखना है बस। उसके बाद में इस संख्या को दूसरी तरफ लेकर जाना है और उसके बाद में 3 को भी दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो मैं क्या करूँगा, y का मान समीकरण 2 में रख दूंगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x जो का तो रहेगा, माइनस ये पहले से लगा हुआ है, अब हमें y के स्थान पर -3 को रखना है तो ब्रैकेट में -3 को लिखेंगे। ठीक है, बराबर में 9 लिखा हुआ है, ये जो का तो रहेगा। अब ये हो जो का तो रहेगा 3x, माइनस और माइनस यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो माइनस माइनस गुणा के अंदर हो जाता है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 9। अब हम 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये जाएगा माइनस के अंदर, क्योंकि इस तरफ प्लस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रह जाएगा 3x बराबर 9, ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर 3x बचा, 3x बराबर प्लस और माइनस माइनस हो जाता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बचेगा और प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि प्लस के 6 बचा। अब हमें 3 को भी दूसरी तरफ लेकर जाना है तो ये जाएगा भाग के अंदर, क्योंकि इस तरफ गुणा में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बचेगा x बराबर, ये हो जाएगा 6 और बटे में आ जाएगा 3। जब हम 6 को 3 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि x का मान यहाँ से हमारे पास आ गया 2। यहाँ पर हमें x और y का ही मान निकालना था, जो कि हमने विलोपन विधि से निकाल लिया है। अब हमें इसी मान को प्रतिस्थापन विधि से भी निकालना है, जो विधि मैंने प्रश्नावली 3.2 में आपको सिखाई थी, वही विधि प्रतिस्थापन विधि है, यानी कि उसी से हमें x और y का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर 2 समीकरणें दे रखी है, इनको हमने यहाँ पर हल कर लिया है, यानी कि इनको सरल रूप में लिख लिया है। ठीक है, अब हमें बार बार इनको इस रूप में लाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको यहीं से आगे लिख सकते हैं, यानी कि इस समीकरण को लिख लेंगे और उसके बाद नीचे इस समीकरण को लिख लेंगे और वहाँ से प्रतिस्थापन विधि को शुरू कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना होता है, आप चाहो तो समीकरण 1 से x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो और समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो, यानी कि रख दो, या फिर समीकरण 2 से x का मान निकालो या y का मान निकालो और उसके बाद समीकरण 1 में वो मान रख दो, यानी कि प्रतिस्थापित कर दो। ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि हमें यहाँ पर कौन से समीकरण से और कौन से चर राशि का मान निकालना आसान पड़ रहा है। देखिए, अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, अगर यहाँ से y का मान निकालेंगे तब भी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, अगर समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे तो भी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, अगर हम यहाँ से y का मान निकालें तो यहाँ पर कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो हम समीकरण 2 से y का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। क्यों यहाँ से आसान पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, बस इस y को इस तरफ लेकर आना है और इस 9 को इस तरफ लेकर आना है, बस हो गया, यानी कि y का मान निकल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, इस y को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा, y बराबर ये जो कतु रहेगा 3x और ये 9 इस तरफ आकर के हो जाएगा माइनस का, यानी कि -9। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब हमें y का मान समीकरण 2 से निकाला है तो y का मान हमें कहाँ पर रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 3x जो कतु रहेगा प्लस 4 गुणा y,
तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे या फिर गुणा का चिन्ह भी लगा दो, आपकी मर्जी है। और y के स्थान पर आ जाएगा ये संख्या पूरी की पूरी, यानी कि 3x माइनस 9, 3x माइनस 9। और बराबर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -6, तो ये जुकतु आ जाएगा बराबर -6। अब हमें इस ब्रैकेट को खोल देना है और 4 की इनके साथ में गुणा कर देनी है। 3x प्लस और प्लस, गुणा के अंदर प्लस का ही चिन्ह रहता है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 4 तिया 12 और गुणा में x है तो 12x हो जाएगा। प्लस और माइनस, गुणा के अंदर माइनस का चिन्ह बन जाता है और इनकी गुणा करेंगे 4 9 36 बराबर में -6, ये जुकतु रहेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक जैसी संख्याओं को आपस में क्या तो जोड़ना है या फिर घटाना है। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x, घात भी एक जैसी है और यानी कि ये संख्या एक जैसी है दोनों की दोनों, तो हम इनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। डिसाइड करते हैं कि हम जोड़े या फिर घटाए। प्लस और प्लस, प्लस ही रहता है तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 12 और 3 होता है 15 और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, यानी कि 15x हो जाएगा क्योंकि ये गुणा में लगा हुआ है इनके। -36 बराबर -6। अब हमें क्या करना है, इस -36 को दूसरी तरफ लेकर जाना है। जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बचेगा 15x बराबर -6, ये हो जाएगा प्लस का 36। 15x जुकतु रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 36 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 30 और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का ही चिन्ह आ जाएगा, यानी कि प्लस के 30। अब हमें 15 को दूसरी तरफ लेकर जाना है तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x बचेगा, ये हो जाएगा 30 और बटे में आ जाएगा 15। जब हम 30 को 15 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि x का मान यहाँ से हमारे पास क्या आया 2। x का मान आ गया हमारे पास 2, जो कि हमारे पास पहले भी आ चुका है जब हमने इन्हीं समीकरणों को विलोपन विधि से हल किया था। अब हमें x का मान क्या तो समीकरण 1 में रखना है या फिर समीकरण 2 में रखना है या फिर समीकरण 3 में रखना है। याद रखना कि जो समीकरण 2 है वही हमारी समीकरण 3 भी है, दोनों समीकरण एक ही है, लेकिन इन तीनों समीकरणों में से हमें उस समीकरण का यूज करना है जहाँ पर हमें x का मान रखने पर कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो यहाँ पर अगर हम x का मान रख देंगे तो इन दोनों की गुणा कर देंगे और जो भी यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको कर देंगे तो हमारा y का मान जो है निकल कर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी और यहाँ पर ज़्यादा। ठीक है, तो हम x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ना कि इन दोनों समीकरणों में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, y जुकतु रहेगा बराबर 3 गुणा x, 3 गुणा x। ठीक है, x के स्थान पर हमें 2 को रखना है, -9। y जुकतु रहेगा 3 दूनी 6 हो जाएगा -9। y बराबर प्लस और माइनस, माइनस हो जाता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, यानी कि माइनस का 3 आ गया y का मान, जो कि हमारा पहले भी आ चुका है। यानी कि अगर हम इन दोनों समीकरणों को या फिर किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो दोनों कंडीशंस में x और y का मान सेम ही आता है। अब आप ये बताओ कि आपको विलोपन विधि अच्छी लगी या फिर प्रतिस्थापन विधि, ये आपको यहाँ पर अपना ओपिनियन देना है। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है कि विलोपन विधि यहाँ पर सबसे अच्छी है। देखिए विलोपन विधि क्यों सबसे अच्छी है, हमने यहाँ पर पहले y का मान निकाला, ठीक है,
फिर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन पता नहीं क्या क्या किया और क्या नहीं। उसके बाद हमारे पास x का मान आया। उसके बाद हमने x का मान समीकरण 3 में रखा, फिर से कैलकुलेशन की और उसके बाद जो है हमारे पास y का मान निकल कर आया। यहाँ पर तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको देखने को मिली, लेकिन अगर यहाँ पर कोई बड़ी सी संख्या होती, मतलब यहाँ पर नॉर्मल y ना होता, जैसे 6, 7 या फिर 25, 30 कोई और संख्या आ जाती, तो यहाँ पर कैलकुलेशन और थोड़ी बड़ी हो जाती, तो प्रतिस्थापन विधि एक लंबा प्रोसेस हो सकता था। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी संख्या होती तो हम विलोपन विधि से उसको और भी कम कर सकते हैं, यानी कि जो उसकी कैलकुलेशन है वो और भी कम हो सकती है। देखिए यहाँ पर दो समीकरण तो ये पहले से हमने निकाल लिया है, इनको तो हमें निकालना ही पड़ेगा, चाहे कैलकुलेशन ज़्यादा हो या फिर ना हो। ठीक है, ये उसके आगे की बात है जब हमारे पास दो समीकरण अपने असली रूप में होती है। तो उसके बाद देखिए हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी है और दोनों मान जो है निकल कर आ चुके हैं। अगर यहाँ पर कोई और भी संख्या होती तो यहाँ पर नॉर्मल कुछ ना कुछ आता, फिर भी y का मान इजीली निकल जाता ना। इसलिए जो विलोपन विधि है वही सबसे बेस्ट है, यानी कि इन्होंने पूछा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो मेरे हिसाब से अधिक उपयुक्त विधि है विलोपन विधि। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा है, ये प्रश्न दे रखा है, लेकिन इसी प्रश्न में आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर एक हेडिंग लाइन दे रखी है, यानी कि इन्होंने बताया है कि कुछ इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है। तो क्या दे रखा है, निम्न समस्याओं में, समस्या यानी कि प्रश्न है, ठीक है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाई, यानी कि यहाँ पर वही दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं जो पीछे हमने हल किए हैं। ठीक है, यानी कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल। ठीक है, हल यानी कि x का मान और y का मान दोनों निकालने हैं। यदि उनका अस्तित्व हो, अगर वो निकल जाए तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको यहाँ पर ये पता करना पड़ेगा कि उनका हल यानी कि उनका अस्तित्व है भी या फिर नहीं। कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म बन जाते हैं वो तो बात सही है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये भी देखना है, जो मैंने 3 कंडीशंस आपको बताई है, यानी कि एक कंडीशन कि x का मान अलग से निकल जाए और y का मान भी अलग से निकल जाए, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि कोई संख्या बराबर आ जाए, यानी कि 10 बराबर 10, 25 बराबर 25 या फिर 5 बराबर 5, इस तरह से कोई कंडीशन आ जाए तो वहाँ पर जो लाइनें प्राप्त होती हैं हमें, वो होती है समपाती लाइनें। ठीक है, यानी कि वहाँ से हमें x के अनंत मान मिलते हैं और y के भी अनंत मान मिलते हैं। तो इन्हीं दो कंडीशंस में जो है हल मिल सकते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व हो सकता है। या फिर तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या है कि दो संख्याएं बराबर ना आए, यानी कि 25 जो है 0 के बराबर नहीं होता, यानी कि 25 डज नॉट इक्वल टू 0, या फिर 5 जो है 10 के बराबर नहीं होता, या फिर 7 जो है 2 के बराबर नहीं होता। इस तरह की कंडीशंस आ सकती है, यानी कि डज नॉट इक्वल टू की कंडीशन। ठीक है, अगर ये होता है तो वहाँ से हमें दो जो रेखाएं प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है समांतर रेखाएं, और उनसे हमें ये पता चलता है कि यहाँ से हमें ना तो x का मान मिला है और ना ही y का मान मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका अस्तित्व नहीं है, यानी कि x का और y का अस्तित्व नहीं है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 को, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर दो कंडीशंस है, यानी कि पहला समीकरण इस कंडीशन से बन जाएगा और दूसरा समीकरण इस कंडीशन से बन जाएगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो ये है 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न जो है किस तरह का होता है, वो बटे के रूप में होता है, यानी कि अंश बटा हर के रूप में होता है। तो हम मान लेते हैं कि अंश x है और हर जो है वो y है, क्योंकि मानना पड़ेगा तभी तो हमारे पास कोई ना कोई भिन्न आएगा, और तब जाकर हम x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे, और
भिन्न में इसको परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, माना अंश, इसको मान लेते हैं x तथा हर को मान लेते हैं y। तब भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा हमारा x बटा y, क्योंकि अंश बटे हर हो जाता है भिन्न, यानी कि भिन्न हमारा हो गया x बटे y, जो कि हमें निकालना है। अगर हमारे पास x का मान आ जाए और y का मान आ जाए तो भिन्न भी यहाँ से इजीली निकल जाएगी, यानी कि यहीं पर इसी का मान रखना है बस, और कुछ नहीं करना उसके बाद में। तो हम यहाँ से x और y का मान निकालेंगे, लेकिन उससे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म बनाएंगे, जो कि इन्होंने पहले ही बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पर्सन के अनुसार। ठीक है, क्योंकि पर्सन पढ़ेंगे तभी तो हम नीचे कुछ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पर्सनानुसार, यानी कि पर्सन के अनुसार। क्या कहा है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ना है, अंश क्या है? x, तो x में एक जोड़ देंगे, x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद और हर में से एक घटा दे, तो हर क्या है? y, y में से एक घटा देंगे, y माइनस 1। ठीक है, तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो पूरी भिन्न एक हो जाती है, यानी कि जो उसका आंसर आता है ना वो एक आता है। यानी कि जब हम बराबर का चिन्ह लगा करके लिखेंगे कोई संख्या तो वहाँ पर एक को लिखना है, तो ये हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, ये ठीक उसी तरह से है जैसे अगर हम दो संख्या को जोड़ दे तो बराबर का चिन्ह लगा करके लिखते हैं, या फिर दो संख्याओं को गुणा कर दे तो बराबर का चिन्ह लगा कर लिखते हैं। ठीक है, ये कुछ इसी तरह से है, यानी कि अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो हमारा भिन्न एक में बदल जाता है, यानी कि उसका फाइनल आंसर हो जाता है 1। ठीक है, अब हमें इस समीकरण को हल करना है और इसके सरल रूप में लेकर आ जाना है, जो इसका मानक रूप होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या तो यहाँ पर इसके बटे में 1 मान लेंगे और वज्र गुणा कर देंगे, या फिर इसको y माइनस 1 को सिंपल इसके साथ में गुणा कर देंगे, तो दोनों कंडीशंस में आपका आंसर सेम आने वाला है, यानी कि रैखिक समीकरण सेम आने वाला है। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, तो इसकी गुणा 1 के साथ में करेंगे तो ये सेम ये ही आ जाएगा y माइनस 1। तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा y माइनस 1, क्योंकि गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को एक साइड में लेकर के आ जाना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, जो का तो रहेगा। इन दोनों को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो क्या आया माइनस y और प्लस 1 बराबर यहाँ पर क्या बचा 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 0 बचा ना। तो अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले x को लिखना होता है, उसके बाद y को, उसके बाद z को, एक सीरीज में लिखना होता है। ठीक है, ताकि हमारा समीकरण अच्छा लगे दिखने में और पढ़ने में भी अच्छा लगे, तो इसलिए x y z के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं। और जो पहला चर राशि होता है उसको हम हमेशा प्लस में रखने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर माइनस में आ जाता तो हम क्या करते, यहाँ से माइनस को कॉमन करते और माइनस को दूसरी तरफ भेज देते, यानी कि हमें शुरू में जो भी संख्या लिखनी होती है हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर कि वो संख्या प्लस में ही आए। ठीक है, तो ये प्लस में है तो ये जो कतु रहेगा, यहाँ पर माइनस y आ जाएगा। अब क्योंकि ये जुड़ नहीं सकते थे और ना ही घट सकते थे तो अलग अलग ही रहेंगे। अब देखिए ये संख्या है सिंपल संख्या, तो इनको जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, प्लस और प्लस प्लस हो जाता है तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और प्लस के ज़्यादा है, ज़्यादा तो दोनों ही हैं और दोनों बराबर हैं, मतलब चिन्ह भी एक जैसा है, संख्या भी एक जैसी है, तो सेम मतलब प्लस का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, प्लस 2 बराबर में 0। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। आप चाहो तो इस 2 को दूसरी तरफ भी लेकर जा सकते हैं या फिर इसी को आप समीकरण 1 मान सकते हैं। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी तरह से आपको समीकरण 2 को भी बना लेना है। अब आपको क्या कहा गया है, यदि हर में एक जोड़ दे। ठीक है, हर में एक जोड़ना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। अगर एक जोड़ देते हैं हर में तो ये है 1/2 हो जाती है, यानी कि बराबर के दूसरी तरफ 1/2 आ जाएगा।
ठीक है, तथा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें हर में एक जोड़ देना है, ऊपर कुछ भी नहीं करना। तो ये हो जाएगा x बटे वाई प्लस 1, क्योंकि हमें यहाँ पर हर में ही एक जोड़ने को कहा है, तो हर में ही हम एक जोड़ेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, सेम रखेंगे। और बराबर में कहा है कि ये 1/2 आ जाएगा। अब हमें इस समीकरण को भी कुछ इसी तरीके से लेकर के आना है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। x की गुणा 2 के साथ में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। y प्लस 1 की गुणा 1 के साथ में करेंगे तो ये सेम आएगा, यानी कि y प्लस 1। अब हम इन दोनों संख्याओं को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये जो तो रहेगा ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये भी माइनस का ही आएगा। ठीक है, दोनों माइनस के, बराबर में 0 बचेगा। अब देखिए ये जो हमारा x है वो प्लस का है, जो कि हमें प्लस में ही चाहिए होता है, और जो इसकी सीरीज है वो भी सही है, यानी कि सबसे पहले x y z इस तरह से है। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इन दोनों समीकरणों का अस्तित्व है या फिर नहीं, यानी कि यहाँ से x का मान और y का मान निकल सकता है या नहीं। और हमें कौन सी विधि का यूज करना है, यहाँ पर विलोपन विधि का यूज करना है। यहाँ पर दोबारा इसको ध्यान से समझिए, इन्होंने क्या कहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, जो कि हमने यहाँ पर बना लिए हैं। ठीक है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म हो गया। उसके बाद उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से निकालना है और x और y का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, वो भी इन्होंने ये कहा है यदि उनका अस्तित्व हो, यानी कि अगर x का मान अलग से आ जाए और y का मान अलग से आ जाए तो ठीक है, और उसके बाद अगर 2 संख्याएं बराबर आ जाए तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीसरी कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर वो होगी तो यहाँ पर x और y का मान नहीं आएगा, यानी कि उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर उनका अस्तित्व है या फिर नहीं। विलोपन विधि में क्या करना होता है, क्या तो x को विलुप्त करना होता है या फिर y को विलुप्त करना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या विलुप्त हो रहा है, माइनस का y लिखा हुआ है और यहाँ पर भी माइनस का y है। ठीक है, यानी कि सेम संख्या लिखी हुई है। अगर हम इनको घटा देते हैं तो यहाँ से y जो है विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि घटाते टाइम क्या होता है, एक समीकरण के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि जिस समीकरण को हम घटा रहे होते हैं उसी समीकरण के चिन्ह परिवर्तित होते हैं। अगर हम 1 में से 2 को घटाएं तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, तो ये घटकर 0 हो जाएगा। अगर हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तब भी ऐसा ही होगा। समीकरण 1 को घटाना है तो इसके चिन्ह परिवर्तित होंगे, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का, तब भी हमारे पास जो है y विलुप्त हो जाएगा, यानी कि x का मान हमारे पास निकल कर आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। ऊपर लिखना है समीकरण 1 को, क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर में है 0। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 2 को, क्योंकि समीकरण 2 को ही हम घटा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर में 0। अब इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का x है और यहाँ पर माइनस का 2x है। प्लस और माइनस माइनस हो जाता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 2x में से 1x को घटाना है तो 1x बचेगा, यहाँ पर माइनस के ज़्यादा लिखे हुए हैं तो माइनस का बचेगा, यानी कि माइनस का x। ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, तो दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं और चिन्ह आपस में एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो यहाँ पर ये संख्या कट जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी।
ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या बचेगा, प्लस का 2 है और प्लस का 1 है, प्लस 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 ही रहता है, तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, 2 और 1 हो जाएगा 3। यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस के 3 और बराबर में 0 चल रहा है। अब हमें यहाँ पर x y z कोई भी मान हो वो हमें प्लस में चाहिए होता है, यानी कि उस चर राशि को हमें प्लस में रखना होता है। ठीक है, मान तो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, लेकिन जो चर राशि होती है उसको प्लस में रखना होता है। जैसे कि यहाँ पर माइनस में लिखा हुआ है तो हमें इसको प्लस में करना है। अगर हम इसको दूसरी तरफ लेकर चले जाए तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 3, क्योंकि ये तो इसी तरफ है ना, इसका चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, तो x का मान 3 आ गया। अब हमें x का मान समीकरण क्या तो 1 में रखना है या फिर समीकरण 2 में रखना है, लेकिन आप डिसाइड करोगे कि कौन सी समीकरण में x का मान रखने से कैलकुलेशन कम हो रही है। आप इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में x का मान रख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, x का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ और यहाँ से y का मान निकाल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण को और x के मान को आगे पेज पर लिख लेता हूँ, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना है कि इन समीकरणों को या फिर मान को बार बार आगे नहीं लिखना है, बस एक बार ही लिखना है। ठीक है, ये मैं अपनी सुविधा के लिए आगे लिख रहा हूँ। देखिए हमारे पास x का मान आया था 3 और जो हमारा समीकरण 1 था वो क्या था, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। मैं क्या करूँगा कि x का मान समीकरण 1 में रख दूंगा और यहाँ से y का मान निकाल लूँगा, तो हमारे पास दोनों मान निकल कर आ जाएंगे जो हमें चाहिए थे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x के स्थान पर 3 आ जाएगा, माइनस वाई ये जुका तो रहेगा, प्लस 2 भी जुका तो रहेगा, बराबर में 0 भी जुका तो रहेगा। अब हमें जो मान निकालना होता है, यानी कि जो चर राशि होती है उसको हमेशा प्लस में रखना होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस y को दूसरी तरफ लेकर चला जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, y बराबर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 3 और प्लस का 2, यानी कि 3 प्लस 2 ये बचा यहाँ पर। तो y का मान कितना आया, 5। यानी कि यहाँ पर कहने का यह मतलब है कि x और y का अस्तित्व है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x और y का अस्तित्व है। यानी कि x का कुछ ना कुछ मान आया है और y का भी कुछ ना कुछ मान आया है। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए, इसमें भी हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है और उसके बाद में विलोपन विधि से उसको हल करना है और देखना है कि x का और y का अस्तित्व है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहा है प्रश्न में। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है या फिर वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक की आयु को x वर्ष मान लेना है और एक की आयु को y वर्ष मान लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु मान लेते हैं x वर्ष है। ठीक है, तथा नूरी की आयु, वो भी तो कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी, उसको हम मान लेते हैं y वर्ष। अब हम इन दोनों को अलग अलग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दो चर राशियों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग मान रहे हैं, एक को x और एक को y। उसके बाद यहाँ से कंडीशन 1 मिलेगी, यानी कि समीकरण 1 प्राप्त होगा और यहाँ से इसके आगे समीकरण 2 प्राप्त होगा।
तो ये हो जाएगा नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु, इसको हम मान लेते हैं कि ये वाई वर्ष है। ठीक है, अब देखिए हमें पर्सन के अनुसार चलना है और समीकरणों को बनाते हुए जाना है। यहाँ पर क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि जो भी यहाँ पर आयु हमने मानी है उसमें से 5 वर्ष को घटा देना है, यानी कि x में से 5 वर्ष को कम करना है और y में से भी 5 वर्ष को कम कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व की आयु इन दोनों की। लेकिन यहाँ पर पर्सन के अनुसार लिखना है, क्योंकि हम पर्सन के अनुसार कुछ न कुछ यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि समीकरणों को बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्सन अनुसार, पर्सन अनुसार यानी कि पर्सन के अनुसार। देखिए क्या करना है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ पर हमें नूरी की आयु को लिखना है। नूरी की आयु क्या है, y वर्ष, लेकिन 5 वर्ष पूर्व की आयु को यहाँ पर दर्शाना है, तो y में से 5 वर्ष को घटा देंगे। ठीक है, y माइनस 5 हो जाएगा। जो सोनू की आयु है, ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु में से भी हमें 5 वर्ष को कम कर देना है। सोनू की आयु में से 5 वर्ष को कम करना है, यानी कि x में से भी 5 वर्ष को कम करना है। x में से 5 वर्ष को कम करना है, कर दिया। ठीक है, अब कितनी गुनी थी, 3 गुनी, तो यहाँ पर हमें 3 से गुणा करना है, क्योंकि सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी किसकी आयु थी, नूरी की आयु, यानी कि आपस में बराबर हो गई। ठीक है, नूरी की आयु ये हो गई, y में से 5 वर्ष को कम करना है, x में से भी 5 वर्ष को कम करना है, क्योंकि दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व की यहाँ पर दर्शाई गई है, तो दोनों में से 5-5 वर्ष को कम कर दिया गया। अब इन्होंने कहा नूरी की आयु, तो ये हो गई, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी कि गुणा करके। तो अब हमें इस समीकरण को थोड़ा सा हल करना है, यानी कि कैलकुलेशन करना है यहाँ पर थोड़ा सा, और उसके बाद जो हमारा व्यापक समीकरण होता है उसको लेकर के आ जाना है। y माइनस 5 बराबर 3 की गुना अंदर कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x, और प्लस माइनस, माइनस हो जाता है गुणा के अंदर तो माइनस का चिन्ह आएगा, 3×5 15 हो जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को एक साइड में लेकर आ जाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें पहले x को लिखना है, उसके बाद y को लिखना है, उसके बाद अगर z हो तो z को भी लिखना है। ठीक है, x y z कुछ ऐसा करके लिखना है, और उसके बाद जो हमारा पहला चर राशि होती है उसको हमेशा प्लस में लिखना होता है। तो x को लिखना है तो ये इस तरफ प्लस का है, तो हम इसको इसी तरफ रखेंगे, और जो ये वाली संख्या है इनको हम इस तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, जिससे हमारा x भी प्लस का हो जाएगा और सभी संख्याएं एक साइड में आ जाएंगी। तो ये जो कतु रहेगा 3x माइनस 15। ठीक है, अब इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में y हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 5 बराबर इस तरफ रह जाएगा 0। तो अब हमें अगर कोई संख्या जुड़ती हो तो उसको जोड़ देना है, और अगर कोई संख्या घटती है तो उसको घटा देना है। ठीक है, अगर नहीं ऐसा होता तो उसको जुकतू रख देना है। जैसे x के जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो x को जुकतू रखना है, यानी कि 3x को जुकतू रखना है। अब y के जैसा भी कुछ नहीं है तो माइनस y को भी जुकतू रखना है। अब देखिए ये यहाँ पर सिंपल संख्या लिखी हुई है, तो माइनस और प्लस, माइनस हो जाता है तो हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 15 में से 5 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, और यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, तो माइनस के 10 बचा, बराबर में 0 चल रहा है। आप चाहो तो इसी को यहाँ पर समीकरण 1 मान लो, या फिर इस 10 को इस तरफ लेकर आ जाओ, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो मैं इसी को समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब मैं दूसरी समीकरण को यहाँ पर निकालने शुरू करता हूँ। यहाँ पर क्या कहा है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में। ठीक है, 10 वर्ष बाद, यानी कि दोनों की आयु में 10-10 वर्ष को जोड़ देना है, यानी कि x प्लस 10 करना है और y प्लस 10 करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर तथा करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि एक समीकरण यहाँ से मिल गया तथा दूसरा समीकरण यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष को दोनों में जोड़ना है तो यहाँ पर नूरी की आयु को पहले लिखेंगे। नूरी की आयु क्या है? y में 10 वर्ष को जोड़ना है तो ये हो जाएगा y + 10 बराबर नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु कितनी है? x वर्ष, इसमें भी 10 वर्ष को जोड़ना है तो x + 10 वर्ष, तो कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना, यानी कि 10 वर्ष पश्चात दोनों में 10 वर्ष को जोड़ दिया। नूरी की आयु, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी कि सोनू की जो आयु है उसमें 2 से गुना करने के बाद आ जाती है। यहाँ से भी हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और समीकरण 2 को लेकर के आ जाना है कुछ इस तरह से। ये जो कतु रहेगा y + 10 बराबर 2 की गुना अंदर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x + 20। अब हमें यहाँ पर भी उसी रूल को अप्लाई करना है, यानी कि x को प्लस में भी रखना है और x y z कुछ इस तरह से करके लिखना है। तो इसको हम इसी तरफ रखेंगे तो ये जो कतु रहेगा 2x + 20, इन दोनों को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में ही हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे ना, बराबर इस तरफ बचेगा 0। अब देखिए 2x झुका तो रहेगा क्योंकि x के जैसा यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2x झुका तो रहेगा, उसके बाद y भी झुका तो रहेगा -y, उसके बाद जो संख्याएं बची हैं उनको हमें क्या तो जोड़ना है या फिर घटाना है। प्लस और माइनस माइनस हो जाता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 बचेगा और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो क्या आया हमारा? +10 और बराबर में 0 चल रहा है तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है और देखना है कि यहाँ पर x का मान अलग से आता है और y का मान अलग से आता है या फिर नहीं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या तो x को विलुप्त कर देना है या फिर y को विलुप्त कर देना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या तो x को हमें एक जैसा करना पड़ेगा या फिर y को एक जैसा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर y लिखा हुआ है सिंपल और यहाँ पर भी सिंपल y लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें ना तो इस समीकरण में किसी संख्या से गुणा करनी है और ना ही इस समीकरण में। अब आपको बस इन दोनों समीकरणों को क्या तो जोड़ना है या फिर घटाना है। अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो 2 जो समीकरण है इसके चिन्ह परिवर्तित होंगे तो यहाँ पर प्लस का y आ जाएगा, ये प्लस का y हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो सिंपल यहाँ से y हट जाएगा। अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाए तो 1 के चिन्ह परिवर्तित होंगे, यहाँ पर प्लस का y आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का y आ जाएगा तो तब भी हमारा जो है ये यहाँ से हट जाएगा। अगर x को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें किसी संख्या से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि ये x को एक जैसा करने के लिए हमें समीकरण 2 को इसके गुणांक से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 3 से गुणा करना पड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा तो उसके बाद ये भी 6 हो जाएगा, यानी कि 6x यहाँ पर 6x यहाँ पर, तब जाकर हमारा जो है x विलुप्त होगा। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस होगा, हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो समीकरण है वो जल्द से जल्द हल हो जाए, यानी कि x और y का मान जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 को लिखना है 3x - y - 10 बराबर में 0 है। अब समीकरण 2 को नीचे लिखेंगे, जिस समीकरण को घटाना होता है हमें उसको नीचे की तरफ लिखना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x - y 2x - y प्लस
10 बराबर में 0 चल रहा है। यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है, x के नीचे x को रखना है, y के नीचे y को रखना है और संख्या के नीचे संख्या को रखना है। अब हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं, इस समीकरण को, ठीक है, 2 को, तो समीकरण 2 के चिन्ह भी परिवर्तित करने पड़ेंगे। तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और 0 तो प्लस में हो या माइनस में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये प्लस का 3x है और ये माइनस का 2x है। प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1x बचेगा, 1x को हम x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और x की गुणा करेंगे तो x ही आएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, यानी कि प्लस का x हो जाएगा। अब y प्लस में भी लिखा हुआ है और माइनस में भी लिखा हुआ है, यानी कि एक जैसी संख्या है और विपरीत चिन्ह के साथ में लिखी हुई है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, 10 और 10 हो जाएगा 20। यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है, यानी कि दोनों संख्याएं बराबर है और चिन्ह भी एक जैसा है, तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। बराबर में हमारा 0 चल रहा है, ये झुका तो रहेगा। अब हमें जो चर राशि है वो प्लस में चाहिए होती है, तो यहाँ पर ये प्लस में लिखा हुआ है, तो इसको हम इसी तरफ रखेंगे और जो ये संख्या है इसको हम दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का मान क्या तो समीकरण 1 में रखना है या फिर समीकरण 2 में रखना है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, x का मान समीकरण 1 में रख दूंगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 3 गुणा x, ठीक है, 3 गुणा x, x के स्थान पर 20 को रखना है, माइनस y माइनस 10 बराबर में 0। दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60, माइनस y माइनस 10 बराबर 0। प्लस और माइनस माइनस होता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, 60 में से 10 को घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, यानी कि प्लस के 50 माइनस y बराबर में 0। अब हमें y को भी प्लस में करके लिखना है, तो y को दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस का, और यहाँ पर 50 झुका तो रहेगा, यानी कि y का मान आ गया 50, x का मान 20 आया और y का मान 50 आया, यानी कि जो सोनू की आयु है वो आ गई हमारे पास 20 वर्ष, ठीक है, और जो नूरी की आयु है वो आ गई 50 वर्ष। यानी कि यहाँ पर x और y इन दोनों का अस्तित्व है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x और y का अस्तित्व है। प्रश्न 3 को देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें संख्या को ज्ञात करना है, वो भी 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो हम इकाई का अंक y और दहाई का अंक x मान लेते हैं, या फिर आप चाहो तो इकाई का अंक x और दहाई का अंक y मान सकते हैं, आप जैसा चाहो वैसा कर लो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इकाई का अंक मान लेता हूँ y को और दहाई का अंक मान लेता हूँ x को, ठीक है। उसके बाद हमें संख्या को बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपके पास जो है अंकों को पलटने से बनी संख्या भी होनी चाहिए, यानी कि दोनों संख्याओं को आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न जो है आसानी से हल हो पाएगा, ठीक है। पहले हम 2 अंकों की एक संख्या बना लेते हैं। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक
इकाई का अंक मान लेता हूँ y तथा दहाई का अंक इसको मान लेता हूँ x। ठीक है, यानी कि इकाई का अंक और ये हो जाएगा दहाई का अंक। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस तरह से संख्या को लिखेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि हम किसी भी संख्या को कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते जैसे 3 और 5। ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी भी संख्या को कुछ इस तरह से लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारे पास एक 35 संख्या है, लेकिन अगर इस तरह से लिखी जाएगी तो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इकाई का अंक y है, यानी कि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, और यहाँ पर दहाई का अंक x है और यहाँ पर दहाई का अंक 3 है, तो इसको तो हम एक संख्या 35 कह सकते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या है। लेकिन इसको हम 2 अंकों की एक संख्या नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर गुणा है। ठीक है, इसका मतलब समझिए कि हमें x y के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा। जैसे कि कोई संख्या मैंने 35 ही ले ली, तो इसको अगर हम तोड़ना चाहे तो किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 + 5 करके, 30 + 5 करके लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम और भी ज़्यादा तोड़ना चाहे तो किस तरह से तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 3 × 10 करके और प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 दशम 30 और प्लस 5, और जब इनको जोड़ेंगे तो 35 ही आ जाएगा। तो इनको भी हमें कुछ इसी तरह से लिखना पड़ेगा, यानी कि ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, और गुणा में हमेशा 10 को लगाना पड़ेगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10x, यानी कि 10 × 3। ठीक है, 10 × x, क्योंकि दहाई का अंक 3 है ना, तो ये संख्या हो जाएगी 10x और प्लस में y। ठीक है, यानी कि 10 तो लगेगा ही, क्योंकि दहाई में हमेशा 10 आएगा और सैकड़े में हमेशा 100 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी दहाई का अंक जब हम लिखेंगे उसको 10 से गुणा करके लिखेंगे। यहाँ पर भी 10 से गुणा हुआ है तो ये 3 आ गया यहाँ पर, जो दहाई का अंक है, और इकाई का अंक 5 है। यहाँ पर इकाई का अंक y है और यहाँ पर दहाई का अंक x है, और 10 से तो हमें गुणा करना ही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 10x + y। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 अंकों की संख्या क्या हो गई, 10x + y। तथा अब हमें क्या करना है, इसके अंकों को पलट देना है, क्योंकि हमें वो भी संख्या चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। ठीक है, ये भी हमें चाहिएगी, यानी कि हम क्या करेंगे, इसके अंकों को पलट देंगे, y को यहाँ पर कर देंगे और x को यहाँ पर कर देंगे। जैसे कि हम अगर इसके अंकों को बदले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा 3 के स्थान पर, और 3 यहाँ चला जाएगा 5 के स्थान पर, यानी कि अंक पलटने पर संख्या बन जाएगी 5 × 10 और प्लस में 3 आ जाएगा। इसी तरह से इसको भी पलटना है, y x के स्थान पर आ जाएगा, यानी कि 10y प्लस, और x चला जाएगा y के स्थान पर। तो ये अंकों को पलटने पर संख्या हो जाएगी 10y + x। यहाँ पर लिखेंगे पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या, यानी कि अंकों को पलटने से बनी संख्या। ठीक है, तो ये हो गई 10y + x। अब हमें 2 रैखिक समीकरणों को बनाना है। यहाँ पर हमने x और y को क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 चर राशियों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को बनाने के लिए हमें 2 चर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने
इकाई अंक को y और दहाई अंक को x मान लिया। अब हमें पहला समीकरण यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, जो दो अंक है ना उनका योग 9 है। जैसे कि दो अंक ये हो गए ना 3 और 5, दो अंक हो गए। अगर इनको हम जोड़ दें यानी कि 3 + 5 करें तो इनका योग तो आ रहा है यहाँ पर 8, लेकिन अगर हम इसके अंकों को जोड़ें यानी कि इस तरह से तो हम इसको लिख नहीं सकते, ठीक है, इस तरह से नहीं लिख सकते, लेकिन इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसके अंकों को जोड़ दे यानी कि x को और y को जोड़ दे तो हमारे पास 9 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में यही दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। और जो हमारे अंक है वो कौन कौन से हैं, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, यानी कि इस तरफ x आ जाएगा और दूसरी तरफ यानी कि शुरू में x और लास्ट में y आ जाएगा, ठीक है। तो x + y = 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पर हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसी तरह से हमें समीकरण 2 को भी निकालना है। वो कहाँ से मिलेगी, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या हमने बनाई है यानी कि दो अंकों की संख्या, ये वाली संख्या, इस संख्या का 9 गुना करना है पहले तो हमें, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तथा 9 गुना करना है इस संख्या का 10x + y का, ठीक है। जो संख्या हमारे पास आई थी उस संख्या का 9 गुना करना है। और वो क्या हो जाता है, संख्या के अंकों को पलटने से, ठीक है, जो अंक पलटे हमने और उनसे संख्या बनी तो वो कौन सी बनी, 10y + x, ये संख्या, ठीक है। यहाँ पर इस संख्या की बात हो रही है, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि इस संख्या का 2 गुना है, ठीक है। ये वाली संख्या इस संख्या का 2 गुना है, तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 2 गुना है कौन सी संख्या का, अंक पलटने से बनी संख्या का, ठीक है, 10y + x, यानी कि ये संख्या और ये संख्या दोनों आपस में बराबर है। तो अब हमें यहाँ से x और y का मान निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें इस समीकरण को भी कुछ इस तरह से लेकर आना है, यानी कि सरल रूप में लेकर आ जाना है। तो हम क्या करेंगे, 9 की गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.90x + 9y हो जाएगा। दोनों की गुणा करेंगे तो दोनों आपस में गुणा में हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2 की गुणा अंदर कर देंगे 2.20y हो जाएगा + 2x। अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को एक साइड में लेकर के आ जाना है। ये जो कतु रहेगा 90x + 9y, जब हम 20y को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, तो ये हो जाएगा -20y, ये भी माइनस में आ जाएगा -2x, और इस तरफ रह जाएगा 0, ठीक है। अब हमें एक जैसी संख्या को जोड़ देना है या फिर घटा देना है। x लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी x है, तो हम इनको क्या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। प्लस और माइनस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 90 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 88, और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का आ जाएगा, यानी कि प्लस के 88x। अब देखिए यहाँ पर y लिखा हुआ है और यहाँ पर भी y लिखा हुआ है, तो एक जैसे दोनों संख्याएं हैं, इनको हम जोड़ भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो क्या करेंगे, 20 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11, और यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि माइनस का 11y, और बराबर में चल रहा है हमारा 0। अब देखिए यहाँ पर 11 यहाँ पर भी आ जाता है और 11 यहाँ पर भी आ जाता है, यानी कि 11 कॉमन हो जाता है, यानी कि 11 के पहाड़े में 88 भी आ जाता है और 11 के पहाड़े में 11 भी आ जाता है।
मेन मतलब ये है कि यहाँ से 11 कॉमन है, तो 11 को कॉमन कर लेंगे। 11 8 88 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 बचेगा और गुणा में x माइनस यहाँ से एक y बचेगा। 11 एकम 11 होता है ना, बराबर में 0। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 88x आ जाएगा। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस का 11y आ जाएगा। अब हमें 11 को दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो ये यहाँ से भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में लिखा हुआ है, और यहाँ पर बचेगा 8x माइनस वाई। 8x माइनस वाई बराबर ये चला जाएगा भाग में 0 के, ठीक है, 0 के भाग में चला जाएगा 11। 8x माइनस वाई बराबर, जब भी हम 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमारे पास 0 ही आ जाता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल समीकरण आ चुका है जिसमें 2 चर है, ठीक है, यानी कि ये हो गया इसका सरल रूप यानी कि मानक रूप। तो इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे, समीकरण 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों का यूज करना है और विलोपन विधि से इनको हल करना है, यानी कि यहाँ से x और y का मान निकालना है, और उसके बाद ये बताना है कि यहाँ पर x और y का अस्तित्व है या फिर नहीं। अगर यहाँ पर x का और y का इन दोनों का मान निकल जाता है तो इनका अस्तित्व है, अगर नहीं निकलता है तो इनका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। तो विलोपन विधि से इनको हल करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या तो इन दोनों समीकरणों से x को विलुप्त करना है या फिर y को विलुप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्लस का y है और इसमें माइनस का y है, तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो यहाँ से y जो है विलुप्त हो जाएगा, यानी कि 0y बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, पहले इस समीकरण को लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर में 9 है। अब इस समीकरण को लिख देंगे 8x माइनस वाई बराबर में 0। आपको ध्यान ये रखना है कि x के नीचे x को लिखना है, y के नीचे y को लिखना है और संख्या के नीचे संख्या को लिखना है। अब इन दोनों को जोड़ना है तो इनमें से किसी भी समीकरण का कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पर माइनस करते हम तो उस संख्या का चिन्ह परिवर्तित हो जाता जिस समीकरण को हम घटा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी समीकरण का जो चिन्ह है वो परिवर्तित नहीं होगा, तो हम इनको सिंपल जोड़ देंगे। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस 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 ही होता है। तो ये 1x है और ये 8x है, तो जोड़ करके 9 हो जाएगा, यानी कि 9x। प्लस और माइनस माइनस होता है, तो दोनों संख्याओं को हमें घटाना है। तो सेम लिखा हुआ है, विपरीत चिन्ह है, तो ये घट करके 0 ही बचेगा। अब देखिए प्लस का 9 है और प्लस का 0 है। 0 तो प्लस का हो या फिर माइनस का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 ना तो जुड़ता है और ना ही घटता है, सेम वही संख्या बच जाती है जो यहाँ पर लिखी हुई होती है। तो 9 में अगर 0 को जोड़ देंगे तब भी 9 बचेगा, अगर हम 9 में से 0 को घटाएंगे तब भी 9 ही बचेगा, ठीक है। अब हमें 9 को दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x बचेगा, ये हो जाएगा 9 और बट्टे में आ जाएगा 9। जब हम 9 को 9 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास x का मान आ गया 1, यानी कि x का अस्तित्व तो है यहाँ पर। अब हमें y का भी अस्तित्व देखना है कि है या फिर नहीं। अब हमें क्या करना है, x का मान क्या तो समीकरण 1 में रखना है या फिर समीकरण 2 में रखना है। आप जिस समीकरण में भी रखना चाहो रख लो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख दूँगा क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ सकती है, ठीक है। वैसे कोई भी समीकरण में आप रख सकते हैं। अब
मैं क्या करूँगा, इस समीकरण को और x का मान आगे लिख लूँगा, लेकिन आपको याद रखना है कि इन समीकरणों को या फिर किसी भी मान को बार-बार आपको नहीं लिखना है। देखिए समीकरण हमारा एक क्या था, x + y = 9, ठीक है। x का मान हमारा आया था 1। अब हमें x का मान समीकरण 1 में रख देना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x के स्थान पर 1 आ जाएगा, प्लस y जुकतू रहेगा, बराबर में 9 भी जुकतू रहेगा। अब हमें 1 को दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो ये माइनस में जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रह जाएगा y बराबर 9 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का ही चिन्ह आ जाएगा, यानी कि प्लस का 8 हमारा जो है y का मान आ गया। यानी कि यहाँ पर x का भी अस्तित्व है और y का भी अस्तित्व है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर x तथा y दोनों का अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व है। यानी कि x और y का कोई ना कोई मान यहाँ पर निकल कर आ गया है, लेकिन हमें यहाँ पर उस संख्या को भी बताना है, ठीक है। कौन सी संख्या थी, 2 अंकों की संख्या, जो हमने माना था कि 10x + y ये संख्या आ जाएगी हमारे पास, जिसमें इकाई का अंक y और दहाई का अंक x हमने मान लिया था। तो हमारी संख्या क्या है, 10x + y, तो यहाँ पर हमें x का और y का मान रख देना है। जो भी संख्या होगी वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी, यानी कि 2 अंकों की संख्या निकल कर आ जाएगी। अगर हम उनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। इसलिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या थी, 10x + y। अब हमें x और y का मान यहाँ पर रख देना है। 10 गुणा x का क्या मान आया, 1, ठीक है, प्लस y के स्थान पर 8, ये हो जाएगा 10 + 8, और इनको जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। देखिए अगर इन दोनों अंकों को हम जोड़े तो हमारे पास 9 ही आता है, जो कि प्रश्न में भी बताया गया है, यानी कि 1 + 8 बराबर हो जाएगा 9, यानी कि वो संख्या 18 थी। यहाँ पर आप ब्रैकेट में डिनोट कर सकते हैं कि x के स्थान पर हमने 1 को रखा है और y के स्थान पर 8 को रखा है। प्रश्न 4 को देखिए, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट थे। मान लेते हैं कि 50 रुपये के x नोट थे और 100 रुपये के y नोट थे, क्योंकि हमें 2 चरों को यहाँ पर मानना है। और वो क्यों मानना है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं, इसलिए हमें 2 चरों को ही मानना पड़ेगा अलग अलग से। वो 2 चर कोई भी हो सकते हैं, xy या फिर yz या फिर xz या फिर abc, मतलब जो आप मानना चाहो वो हो सकते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर ए, बी और सी को नहीं रख सकते, क्योंकि इसका जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसलिए हम यहाँ पर ए, बी, सी का यूज नहीं कर सकते। इन तीनों के अलावा हम किसी भी चर राशि का यूज कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपये के एक्स नोट थे। माना 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट कितने एक्स मान लेते हैं, तथा 100 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट इनको हम मान लेते हैं कि वाई थे। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, यानी कि जहाँ से हमें दो रैखिक समीकरण मिलेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कहा है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। 2000 रुपये थे वो टोटल, ठीक है। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ठीक है, जिसमें 50 रुपये के नोट थे और 100 रुपये के नोट थे। लेकिन उनको अगर हम जोड़े तो वो कितने रुपए थे, 2000 रुपये थे। अब हमें 2000 रुपयों को कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखना है कि 50 रुपये के नोट भी उसी के अंदर आने चाहिए और 100 रुपये के नोट भी उसी के अंदर आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ये नोट लिखे हुए हैं, मतलब कि जैसे 50 रुपये का एक नोट, 50 रुपये के दो नोट, 50 रुपये के 3 नोट, तो यहाँ पर एक्स नोट हो गए। अगर हम यहाँ पर एक्स की और रुपयों की गुणा करें तो हमारे पास रुपये आते हैं, क्योंकि हमें बराबर में रुपयों को दर्शाना है, इसलिए रुपये प्लस रुपये बराबर में रुपये आ जाएगा। जैसे कि पैसे बराबर पैसे होता है, इसलिए हमें यहाँ पर रुपये बराबर रुपये दर्शाना पड़ेगा। जैसे कि संख्या बराबर संख्या होता है, इसी तरह से हमें यहाँ पर भी रुपये बराबर रुपये दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि हमने x और y को माना है, लेकिन ये तो एक नोट है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि नोट प्लस नोट और बराबर में हो जाएगा रुपये, ऐसा तो नहीं हो सकता। इन नोटों को हमें रुपयों के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट होंगे, जब हम रुपयों की गुणा नोट के साथ में कर देंगे तो ये हमारे रुपये बन जाएंगे। जैसे 50 रुपये का एक नोट है तो 50 रुपये हुए, 50 रुपये के दो नोट हैं तो 100 रुपये हो गए, तो वो हमारा रुपयों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें इन नोटों को भी रुपयों में कन्वर्ट करना है और उन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा 2000 रुपये आएगा, ठीक है। यानी कि 50 और x की गुणा कर देंगे, 50x और प्लस 100y, 100y, ठीक है। ये भी रुपये हो गया, ये भी रुपये हो गया। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाना चाहिए 2000 रुपये, 2000 रुपये, क्योंकि वो 2000 रुपये निकलवाने के लिए गई थी। अब देखिए, अगर यहाँ से कोई संख्या कॉमन आती है तो उसको कॉमन लेकर के दूसरी तरफ लेकर चले जाओ, यानी कि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। देखिए 50 यहाँ पर भी है और 50 यहाँ पर भी है, यानी कि 50 इन दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन कर लेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 50 जो संख्या है, ये वाला 50 के पाड़े में आ जाता है, और जो ये 100 है ये भी 50 के पाड़े में आ जाता है। कॉमन वो संख्या होती है जिसको हम पाड़ा कहते हैं, ठीक है। तो 50 के पाड़े में 50 आ जाता है एक बार में, तो x भी लगाना पड़ेगा, तो एक x को हम x लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 100 आता है 50 के पाड़े में दो बार में, ठीक है, 50 दूनी 100, और y को भी लगाना है बराबर में 2000। अब हमें 50 को दूसरी तरफ लेकर के जाना है, तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2y बराबर में हो जाएगा 2000 और बटे में आ जाएगा 50। अब आप चाहो तो 2000 को 50 से डायरेक्ट भाग कर लो, या फिर एक जीरो को आप यहाँ पर काट सकते हैं, तो यहाँ पर 200 बटे
5 बचा। ठीक है, तो 200 को 5 से भाग कर लो तो क्या आएगा, 5 के 20 हो जाएगा। ठीक है, और एक 0 बचा हुआ है उसको भी यहाँ पर लगा देना है। आप चाहो तो डायरेक्ट भाग कर सकते हो, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, ये जो कतु रहेगा बराबर यहाँ पर 40 आ गया। देखिए यहाँ पर ये सिंपल समीकरण बन चुका है, यानी कि यहाँ पर हमें कोई भी अब कैलकुलेशन देखने को नहीं मिलेगी, तो हम इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं। अब हमें इसी तरह से समीकरण 2 को भी निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर तथा लिखेंगे और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन दे रखी है उसको पढ़ेंगे। अब उसके बाद क्या कहा है, यहाँ तक हमारा हो चुका है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, मीना ने 25 नोट प्राप्त किए, इसका ये मतलब है ये x नोट है, ये y नोट है। अगर इन दोनों को जोड़े तो हमारे पास 25 आ जाना चाहिए, क्योंकि 25 नोट है, x भी एक नोट है, y भी एक नोट है, यानी कि नोट प्लस नोट बराबर नोट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि रुपये प्लस रुपये बराबर रुपये, इसी तरह से नोट प्लस नोट बराबर नोट। तो x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे, क्योंकि ये एक सिंपल समीकरण है, इसको हम आगे हल नहीं कर सकते। अब आप इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। चाहे तो यहाँ से x को विलुप्त करो या फिर y को विलुप्त करो, लेकिन यहाँ से अगर हम x को विलुप्त करना चाहे तो आसानी से विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, बस क्या तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है या फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, पहले समीकरण 1 को लिख लेंगे x प्लस 2y बराबर 40, और इसके नीचे इसी समीकरण को लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर में 25। अब हमें जिस समीकरण को घटाना है उसके चिन्ह परिवर्तित करने हैं। समीकरण 2 को घटाना है तो इसके चिन्ह परिवर्तित करने हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, यानी कि 0 बचेगा। सेम संख्या विपरीत चिन्हों के साथ लिखी हुई है तो 0 ही आएगा। अब प्लस का 2y है और माइनस का 1y है, तो क्या आएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 1y या फिर y। ठीक है, और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का y आएगा, प्लस का y बराबर प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 40 में से 25 को घटाएंगे तो बचेगा 15, और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, यानी कि प्लस के 15, तो y का मान हो गया 15। अब हमें y का मान क्या तो समीकरण 1 में रखना है या फिर समीकरण 2 में रखना है। आप जिस समीकरण में चाहो उस समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि किस समीकरण में मान रखने से कैलकुलेशन कम होगी। अगर आपको ये पता चल जाए तो उसी समीकरण में आपको जो है ये मान रख देना है। तो अगर मैं कहूँ कि समीकरण 2 में अगर हम y का मान रखेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, तो सही बात है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, y का मान समीकरण 2 में ही रखूँगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x प्लस वाई, x प्लस वाई, y के स्थान पर 15 आ जाएगा, बराबर में है 25। अब हमें 15 को दूसरी तरफ लेकर जाना है तो ये माइनस में जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में लिखा हुआ है। यहाँ पर x बचेगा बराबर 25, जो का तो रहेगा ये आ जाएगा माइनस के अंदर।
प्लस और माइनस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 25 में से 15 को घटाएंगे तो बचेगा 10 और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि प्लस के 10। तो हमारा x का मान आ गया 10। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 रुपये के नोट थे वो हमारे कितने थे, 10, और जो 100 रुपये के नोट थे वो कितने थे, 15। यानी कि यहाँ पर x और y दोनों का अस्तित्व है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः यहाँ पर x और y दोनों का अस्तित्व है। अस्तित्व है, यानी कि यहाँ से भी हमें दोनों चर राशियों के मान जो है प्राप्त हो रहे हैं। प्रश्न 5 को देखिए। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं और वो भी हमें यहाँ पर जोड़ा बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो चर राशियों को मान लेंगे। यहाँ पर नियत किराया मान लेते हैं कि x है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं कि y रुपये है। माना नियत किराया, नियत किराया x रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं कि यह है y रुपये। ठीक है, यहाँ पर नियत किराया होता है कि वो किराया हमें देना ही पड़ेगा, चाहे आप किताबों को रखो या फिर ना रखो। ठीक है, लेकिन वो किराया आपको देना ही पड़ेगा। और वो किराया कितने दिन का है, 3 दिनों का नियत किराया है। ठीक है, अगर आप 3 दिनों तक किसी किताब को रखते हैं तो वो किराया आपको देना पड़ेगा। उसमें आप चाहो तो 1 दिन रखो या 2 दिन रखो या फिर 3 दिन रखो, लेकिन आपको नियत किराया देना ही पड़ेगा। और उसके बाद जैसे 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, उसके बाद जितने भी अलग दिन होंगे, यानी कि 3 दिनों के अलावा जो दिन होंगे उनका किराया अलग से देना होगा, जिसको हमने यहाँ पर y रुपये मान लिया। तो समझ गए होंगे कि नियत किराया क्या है। इन्होंने क्या कहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, जो कि आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है, यानी कि 3 दिनों के बाद 4 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं तो उनका किराया अलग से देना पड़ेगा, इसका ये मतलब है। तो यहाँ से बनेगी एक कंडीशन, यानी कि पहली कंडीशन क्या बनेगी, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी कि 27 रुपये दिए। कितने दिनों तक, 7 दिनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम 3 दिन का तो नियत किराया रहेगा और उसके बाद कितने दिन बचे, 4 दिन। 4 दिन का किराया अलग से देना पड़ेगा, यानी कि उनको जोड़ना पड़ेगा, तो वो हो जाएंगे 27 रुपये। अब देखिए यहाँ पर 27 रुपये हो चुके हैं, यानी कि देने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रुपये प्लस रुपये करके बराबर में 27 को लिखना पड़ेगा, ना कि
दिन प्लस दिन बराबर करके हम रुपये नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी कि रुपये बराबर रुपये होता है, पैसे बराबर पैसे होता है। तो इसी तरह से संख्या बराबर संख्या भी होता है। जैसे 10 बराबर 10, 25 बराबर 25, यानी कि कोई भी संख्या बराबर तभी होती है ना जब दोनों तरफ क्या तो रुपये होता है, क्या फिर दोनों तरफ पैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने दिन है, 7 दिन। 7 दिनों को हमें रुपयों के अंदर बदलना है। तो पहले 3 दिनों को हम रुपयों के अंदर बदलेंगे तो क्या होगा, जो नियत किराया है उससे गुणा कर देंगे, यानी कि 3 दिन की गुणा कर देंगे उसके नियत किराए से, तो ये हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्सन के अनुसार, यानी कि पर्सनानुसार। ठीक है। प्रथम 3 दिनों का किराया उसकी नियत किराए से हम जो है गुणा कर देंगे, तो ये रुपयों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बराबर में 27 को लेकर आना है जो कि रुपये है, ठीक है। तो इनको भी हमें रुपयों के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम प्लस करके बराबर में 27 रुपये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x रुपयों में कन्वर्ट हो गया। प्लस करना है, सरिता ने 7 दिनों तक एक किताब को रखा और उसके 27 रुपये अदा किए हैं, यानी कि दिए हैं। तो यहाँ पर 3 दिन का किराया हो गया 3x, यानी कि 3x रुपये। और उसके बाद कितने दिन बचे, 4 दिन, तभी तो 7 दिन हो जाएंगे। तो 4 की गुणा करनी है हमें उसके जो प्रत्येक दिन है, यानी कि अतिरिक्त दिन है, उसके किराए से गुणा करनी है, यानी कि 4y। 4 की और y की गुणा करके आ जाएगा 4y। तो कितने रुपए हो जाएंगे, 27 रुपये, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये भी रुपये है और ये भी रुपये है, रुपये प्लस रुपये बराबर हो जाता है रुपये। अब यहाँ पर हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसी तरह से हमें समीकरण 2 को भी निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे तथा। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पर, यानी कि जहाँ से हमें दूसरा समीकरण मिलेगा, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, ठीक है। इसने 5 दिनों तक किताब को रखा, तो पहले 3 दिनों का किराया क्या हो जाएगा, 3 की गुणा, यानी कि 3 दिन की गुणा कर देनी है हमें उसके नियत किराए से, यानी कि रुपयों से, जिससे हम इन सभी को रुपयों के अंदर कन्वर्ट कर सके और बराबर में 21 रुपये लिख सके, इसलिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 की गुणा कर देंगे x के साथ में, यानी कि नियत किराए से, तो ये हो जाएगा 3x, ये रुपये में कन्वर्ट हो गया। प्लस उसके बाद कितने दिन बचे, यहाँ पर 5 दिनों के लिए उसने रखी है किताब को, तो 3 दिन तो यहाँ पर आ गए, तो बचे 2 दिन। अब हमें 2 दिन को भी रुपयों के अंदर कन्वर्ट कर देना है, यानी कि उसके अतिरिक्त दिन का किराया से उसमें गुणा करके जो है ये रुपयों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 की गुणा कर देंगे y के साथ में, ठीक है। यानी कि ये भी रुपये हो गया और ये भी रुपये हो गया, रुपये प्लस रुपये बराबर रुपये हो जाएगा। तो कितने रुपये, 21 रुपये। अब यहाँ पर भी हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। देखिए क्या तो यहाँ से x को विलुप्त करना है या फिर y को विलुप्त करना है। तो यहाँ पर x जो है एक जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यहाँ से हम x को विलुप्त कर देंगे। आप चाहो तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो या फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 को लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 27। इसके नीचे समीकरण 2 को लिख देंगे 3x प्लस 2y बराबर 21।
जिस समीकरण को घटाना है उसके चिन्ह भी परिवर्तित करने हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 3x प्लस का है और 3x ही माइनस का है तो ये घट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 0। ठीक है, प्लस का 4y है और माइनस का 2y है। प्लस माइनस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। और जो यहाँ पर गुणा में लिखा हुआ है उसको भी लिखना है, यानी कि 2y। ये हो जाएगा प्लस का 2y बराबर प्लस माइनस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, 27 में से 21 को घटाएंगे तो बचेगा 6 और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, यानी कि प्लस के 6। अब हमें इस 2 को दूसरी तरफ ले करके जाना है तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बचेगा y बराबर 6 बटे में आ जाएगा 2। जब हम 6 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि y का मान आ गया 3। अब हमें y का मान क्या तो समीकरण 1 में रखना है या फिर समीकरण 2 में रखना है। आप ये इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो कैलकुलेशन ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, कोई सी भी समीकरण में रखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, y का मान समीकरण 1 में रख दूँगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 3x ये जुका तो रहेगा प्लस 4y, ये दोनों आपस में गुणा में हैं तो ये हो जाएगा 4 गुणा y के स्थान पर आ जाएगा 3 बराबर 27। 3x प्लस ये हो जाएगा 12 बराबर 27 जुका तो रहेगा 3x। 12 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में लिखा हुआ है। ये जुका तो रहेगा 27 और ये हो जाएगा माइनस का 12। 3x बराबर प्लस माइनस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, 27 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा 15 और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, तो प्लस के 15 हो जाएगा। अब हमें 3 को दूसरी तरफ लेकर के जाना है तो ये जाएगा भाग में क्योंकि इस तरफ गुणा में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बचेगा x 15 बटे में आ जाएगा 3। जब हम 15 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो नियत किराया था वो हमने x रुपये माना था और हमारा क्या आया 5 रुपये। ठीक है, यानी कि वो 5 रुपये था, यानी कि 3 दिनों का किराया 5 रुपये देना ही पड़ेगा, चाहे उसमें आप 1 दिन रखो किताब को या 2 दिन रखो या फिर 3 दिन रखो, लेकिन आपको 5 रुपये देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर 3 दिनों के अलावा भी आप 1 दिन रखते हो, 2 दिन रखते हो, 3 दिन रखते हो तो उसका किराया अलग से देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 3 दिन के अलावा 4वां दिन भी रखते हो तो उसमें 3 रुपये और जोड़ कर देना पड़ेगा, यानी कि 3 दिनों का किराया तो देना ही पड़ेगा 5 रुपये। अगर 1 दिन और हो जाता है तो 3 रुपये और जोड़ना है, यानी कि 5 और 3 8 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 2 दिन फालतू रखते हो तो 5 रुपये तो देने ही पड़ेंगे और ये हो जाएंगे 6 रुपये, यानी कि 11 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये कितना आया हमारा 3 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारे पास x का भी मान निकल कर आया है और y का भी मान निकल कर आया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x और y दोनों का अस्तित्व है। तो यहाँ पर आपको नीचे लिखना पड़ेगा, अतः यहाँ पर x तथा y दोनों का अस्तित्व है।